नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे मुझे मारा एंथोनी ने। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ये देख, हजारों डॉलर। ऐसे ही डॉलर उन लोगों को भी मिलेंगे जिन्हें अमेरिकी सेना में भर्ती किया जा रहा है, मगर ये उनके भाग्य पर निर्भर है, क्योंकि वास्तव में होगा ये कि उन सैनिकों को युद्धग्रस्त क्षेत्रों या देशों में भेजा जाएगा, जैसे इराक, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन इत्यादि। जहां युद्ध होता है वहां पर गोलियां चलती है, और जहां पर गोलियां चलती है वहां पर बेहिसाब लाशें गिरती हैं। गोलियां नाम पता पूछकर नहीं लगती, उनका काम होता है सिर्फ मारना। अमेरिकी सरकार को इससे दो फायदे होंगे। एक तो अपने नागरिकों की भर्ती ना करके वो उनके ज़्यादा वेतन पर खर्च होने वाले अपना पैसा बचा रही है। दूसरे, अपने नागरिकों को भी सैनिकों के रूप में युद्ध में झोंकने से बचा रही है। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। और इससे हमें भी मिलेंगे हजारों डॉलर। सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा था। गड़बड़ उस वक्त शुरू हुई, हमारे बच्चे को विदेशी सेना में भर्ती के लिए भेजते समय तुमने बताया नहीं था कि उनको डिस्टर्ब क्षेत्रों में ड्यूटी करने के लिए भेजा जाएगा। युद्ध में शहीद का दर्जा देकर हमारे बच्चों का सामान अमेरिकियों ने वापस भेज दिया है, और साथ में ये कुछ डॉलर भीख की तरह हमारी झोली में डाल दिए हैं। हमारे गरीब बच्चे अपनी जानें देने नहीं, हम लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए थोड़ा सा पैसा कमाने विदेश गए थे, मगर वहां जाकर उनको क्या मिला? मौत। वहां से उनके 100 तक नहीं भेजे गए, क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा खर्च होता। उनका वहीं पर सामूहिक दाह संस्कार कर दिया गया। तुम भी इस सारे पाशविक कांड में शामिल होने के जुर्म से बच नहीं सकते। बख्तावर सिंह समय पर नहीं पहुंच जाता तो लोग मेरे ऑफिस के साथ साथ मुझे भी तोड़ डालते। खबरदार, गोली चला दूंगा। ये बात तो सच है कि हमने भर्ती होने वाले युवकों को असलियत नहीं बताई थी, जबकि हमें पता थी। हाँ, हमने किसी को भेजने के लिए जबरदस्ती नहीं की थी। फिर अगर तुम्हारे बच्चों को वहाँ का वातावरण पसंद नहीं आया था तो वापस लौट आते। हमने कोई गलत काम नहीं किया। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें सजा भुगतनी होगी। भाग जाओ। तुम्हें सुनाई नहीं पड़ा क्या? दफा हो जाओ यहां से। हाँ हाँ हाँ, ताकि हम भी ये ऑफिस बंद करके यहां से दफा हो जाएं। तुमने नौकरियों को नहीं, कई जिंदगियों को विदेशियों के हाथों बेचा है। तुम यहां से दफा हो गए तो जिंदा रहोगे, और जिंदा रहोगे तो इस खूनी धंधे को फिर से शुरू कर दोगे, क्योंकि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ऐसी कहावत झूठ नहीं बनी है। ये लो, इस कागज पर अपने परिवार वालों के नाम पते लिख दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे घर वाले को तुम्हारी लाशें भी ना मिल सके। अपने कौवे की मदद से प्रिंस एक बड़ी सी गठरी उठा लाया। ले आया प्रिंस, मुझे तेरा ही इंतजार था। वर्दियां इन लोगों को दे दो, इन वर्दियों को पहन लो, क्योंकि मैं तुम लोगों को यहीं पर नहीं मारना चाहता। मैं तुम लोगों को भी बिना वीजा पासपोर्ट के इराक की उन्हीं घमासानी गलियों में ले जाकर छोड़ देने वाला हूं, जहां इराक और अमेरिकी सेना में गुरिल्ला युद्ध छिड़ा हुआ है, जहां चप्पे चप्पे पर गोलियां दहाड़ रही है, टैंकों की आवाजें काने फोड़ दे रही है, और तुम लोग इस गुरिल्ला युद्ध में निहत्थे हो। जिंदगी और मौत का खेल शुरू हो चुका है। अब अगर तुम बच गए तो तुम्हारी किस्मत। क्या कहा? मैं तुम्हें इतनी जल्दी रूपनगर से यहाँ इराक में कैसे ले आया? मेरी आंखें जहां तक देख सकती है, मैं वहां तक टेलीपोर्ट हो सकता हूं, और इस प्रकार मैं दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक भी जा सकता हूं। धाएं धाएं, जिंग जिंग, धू धू धू। मैंने तुम्हें इराक की जल्लाद बनी सड़कों के हवाले कर दिया है। अब अगर ये तुम्हारी सांसों को पनाह दे सके तो इनका शुक्रगुजार होना। गुड लक, मैं चला।
ठहरो, रुको। वहां पर हमारी जिंदगी और मौत के बीच बहुत कम फासला था। उसने जो करना था कर दिया। अब उसे रोकने के बजाय अपनी मौत को रोकने का प्रयत्न करो, जो तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। आज तक डॉलर को इतने निकट से देखने वाली मेरी आंखें मौत को इतने करीब से देखकर डर से फटी जा रही थी। आगे बारूदी सुरंगें बिछी हुई है। उफ, चप्पे चप्पे पर बिछी है मौत। कहाँ भागे? अपने लिए ऐसी डराने वाली जमीन हमने खुद बनाई है। इंसान को अपने रास्ते देखकर अपनी मंजिल का पूर्वानुमान पहले ही हो जाना चाहिए। रास्ते ठीक नहीं है तो मंजिल मुसीबतें या मौत के रूप में ही होगी। मौत पीछा कर रही थी। सिर छुपाने को जहां जगह मिली मैं वहीं समा गया। इराकी दस्ता मुझे भी अमेरिकी सैनिक समझकर मेरे पीछे पड़ा था। मैंने गटर में छलांग लगा दी थी। गटर के गंदे बदबूदार कीचड़ और जहरीली गैसों से गुजरकर मैं किसी तरह अपनी जान बचा पाया, वरना उस मुर्दे एंथोनी ने तो मुझे खत्म करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। डोंट वरी, हम भी ऐसा ही करने वाले हैं। हम उस पर गाज की तरह गिरेंगे। हीरालाल, अब तुम्हारी बारी है। बताओ, उस मुर्दे ने तुम्हें किस तरह से मुश्किलों में डाला? मैं फायर ब्रिगेड में इंस्पेक्टर के पद पर आसीन था। क्या? आग? कहाँ? ये एक नीरस सी नौकरी थी। आग दिलशाद गार्डन के एयर पॉकेट में लगी है सर। ठीक है ठीक है। गाड़ी में पानी है? यस सर। छोटी गाड़ी ले जाओ। लेकिन सर, आग भयंकर बताते हैं। ठीक है तो फिर बड़ी गाड़ी ले जाओ। लेकिन बड़ी गाड़ी तो पंक्चर पड़ी है, उसकी स्टेपनी बदल लेते हैं सर। मैं नहीं जानता था कि फायर ब्रिगेड जैसे उबाऊ विभाग में मैं कब और कैसे चला गया था। हिंदुस्तान के सरकारी विभागों में कुछ एक ही तरीकियां हैं जिन्हें मिलते मिलते आदमी बूढ़ा हो जाता है और कभी कभी तो रिटायर भी। ठहरो, मैं भी चलता हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। टन टन टन। शहर में आजकल वैसे भी आग कम ही लगती है। वैसे अद्भुत मजेदार नज़ारा होता है आग लगने का। चारों ओर हल्ला मचा होता है। हर आदमी आग बुझाने में अपना योगदान देने के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है। कुछ लोग पानी की बाल्टियां ही भर भर कर आग पर डालते हैं। बेवकूफ़ कहीं के। एक बाल्टी पानी से कहीं बड़ी आगे बुझती हैं क्या? बड़ी आगे बुझती है बड़े प्रयासों से, पानी की मोटी बौछारों से। मोटी बौछारें, छोटी सैलरी, अपने को तो ऊपर की कमाई भी नसीब नहीं होती। छुआरे साहब बिल्कुल सूखा डिपार्टमेंट है अपना। हाँ सर, हमको तरक्की भी तो नहीं मिलती। तरक्की भी मिलेगी और पैसा भी। कैसे सर, कैसे? बताऊंगा, मगर थोड़ा रिस्क उठाना होगा। आग बुझ गई है सर, ये आग तो बुझ गई है, मगर अब जो आगे भड़केंगी वो हमारी जेबों को भी गर्म करेंगी। उसी दिन शाम को एक घर की दूसरी मंजिल पर आग भड़की। मैं जानता था खबर मुझ तक पहुंचने वाली है। सर, आग लगी है। हाँ, लेकिन दूसरी मंजिल पर है ना, शॉर्ट सर्किट से लगी है। थोड़ा और भड़कने दे, एकदम से जाने पर हमें नुकसान होगा। लेकिन सर, आपको कैसे पता लगा? पता लग जाता है मामचंद। तरक्की और पैसा चाहिए तो लग जाता है। अब चलो। उस दिन हम भड़कती आग में फायर प्रूफ पोशाकें पहनकर घुसे। हमारे आदमियों ने आग पर जल्दी ही काबू पा लिया। गुड गुड। अब वापस चलें। वो हमारी कामयाबी का पहला दिन था। ये देखो, आग में घुसकर आग बुझाने के रिस्क की कीमत। ये जेवर, ये नगद, ये कम से कम 2 लाख रुपए की कीमत का माल है। ओह, इसका मतलब वो आग लगी नहीं थी, जानबूझकर लगाई गई थी। हाँ, और इस काम के लिए मैंने एक आदमी रख छोड़ा है। अब ऐसी आगे और भी भड़केंगी। आग में जले खोए सामान चोरी नहीं कहलाए जाते। हमारा ये नया धंधा खूब प्रॉफिटेबल होगा, किसी को शक भी नहीं होगा। अब तुम इसमें से अपना हिस्सा उठा लो, मगर ध्यान रहे मैं तुम्हारा अफसर हूँ। हाँ, जानता हूँ, बड़ा हिस्सा आपका होगा। ओह,
जल्दी फोन उठाओ, शायद फिर कहीं आग लगी है। मामचंद ने फोन सुना। सचमुच आग लगी है साहब। क्रिसेंट रोड की कोठी नंबर 10 की तरफ चलो जल्दी। अरे आपको तो ये भी पता है, सेठ बागपत की कोठी है वो। दुर्भाग्य से उसके पोते आग में फंस गए थे साहब। उसके पोते आग में फंसे हुए हैं। रोतो और पोतों को छोड़, तिजोरी ढूंढ तिजोरी। पापा, दादाजी। अरे तिजोरी में चाबी भी लगी है। क्या लक है यार, आग लगने की घबराहट में चाबी तिजोरी में लगी ही छूट गई होगी। माल समेटो, खूब माल है, जल्दी जल्दी जेब में भर लो। किसी को पता नहीं चल सकता कि चोरी हुई है या माल जल गया है। अब इस तिजोरी को नीचे गिरा दें, मगर ध्यान रहे इसका दरवाज़ा साइड में होना चाहिए ताकि ये खुला रहे और ऐसा लगे कि इसमें रखा माल जल गया है। चल अब बच्चे को बचाते हैं। बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ें इस ओर से आ रही थी। दरवाज़ा तोड़, ये तो टूट ही नहीं रहा। तिजोरी समझ कर तोड़, बच्चों को बचाकर वाहवाही भी तो लूटनी है कि नहीं। तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी लगी। अफसर को तुम्हारी बोलता है, सस्पेंड कर दूंगा। सस्पेंड? अरे यहाँ पर तो बच्चे नहीं हैं, पर उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें तो इसी ओर से आ रही थी। बच्चे हैं, सुनो चीख की आवाज, धाड़ धाड़ आ। ये चीख की आवाज मेरी थी, तो वहां कैसे पहुंचा और चीखा क्यों? मुझे किसी ने मारा है। यहां तुझे कौन मारेगा? आ! हीरालाल साहब, आप कहां हैं? धुएं में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, आप चीखे क्यों? मुझे किसी ने मारा है। यहां तुम्हें कौन मारेगा? सिर्फ यही नहीं, तुम जैसे शैतान जहां भी होंगे, एंथोनी वहीं आकर तुम्हें मारेगा। धाड़ धाड़। दौलत तुम्हें उन दो मासूम बच्चों की जिंदगी से ज्यादा प्यारी हो गई। अगर मुझे उन तक पहुंचने में देर हो जाती तो वे दोनों जलकर भस्म हो जाते। ओह, तो बच्चों को तूने बचाया। बच्चे अपने भाग्य के कारण बचे और तुम दोनों अपने दुर्भाग्य के कारण मरोगे। नहीं, हमारे ऑक्सीजन मास्क मत उतारो। शरीर आग में जल जाएंगे तो उन्हें ऑक्सीजन की क्या जरूरत रहेगी? नहीं, मगर तुम इतनी भयंकर आग में भी जिंदा कैसे हो? मेरा भाग्य था कि मैं खिड़की का कांच तोड़ता हुआ बाहर जाकर गिरा। मुर्दे को आग एवं मौत का खौफ नहीं होता। अरे ये तो हीरालाल सर हैं। मेरे पांव की हड्डी टूट गई थी जो कि 3 महीने में जुड़ी। शरीर झुलस गया था मगर मैं बच गया था। मेरे लिए इतना काफी था। मुर्दे से टक्कर असंभव। मेरे कपड़ों से मिले जेवरों के कारण मेरी नीयत पकड़ी गई थी। मेरे बयान पर आग लगाने वाले मेरे आदमी को भी पकड़ लिया गया। मुझे 2 साल की जेल हुई। अब मेरी कहानी सुनो। मैंने अपना पूरा जीवन तंत्रों और मंत्रों को सिद्ध करने में लगाया। मैंने शमशान में जाकर आत्माओं की भी सिद्धि किया। मेरा मानना है कि जिस प्रकार अपनी इच्छा से इंसान अपने शरीर के प्रत्येक अंग को हरकत दे सकता है, सिर के बाल से लेकर पांव की उंगली तक हिला सकता है, उसी प्रकार उस आत्मा को आदेश देकर उससे मनचाहा काम क्यों नहीं करवा सकता। दरअसल मैं स्वेच्छा से अपनी आत्मा को ट्रेवलिंग कराने की सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था। इसके लिए मुझे जबरदस्त नियंत्रण शक्ति की जरूरत थी और उसके लिए जबरदस्त एकाग्रता की। मैं सफल हुआ। मैंने अपने शरीर की प्रत्येक गतिविधि को जहां की तहां रोकने में सफलता प्राप्त कर दी थी। मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर आ गई। मैं अपने इस सफलता पर बहुत खुश था। अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैंने कंप्यूटर के जरिए अपनी वेबसाइट इंट्रोड्यूस की। आत्मा.com पर आत्मा की सबसे ऊंची बोली लगी। आत्मा.com पर आत्मा की सबसे ऊंची बोली लगाइए और आत्मा किराए पर लीजिए। उससे मनचाहा काम करवाइए। था तो ये उलझ जुलझ विज्ञापन, लेकिन मुझे विश्वास था कि इसे पढ़कर लोग आत्मा की नीलामी में भाग लेने जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि दुनिया में सन की लोगों की कमी नहीं है और जो कुछ अलग, नया और हैरत अंगेज करना चाहते हैं। और फिर आत्मा जिसके कब्जे में हो वो तो कुछ भी कर सकता है। आत्मा.com पर मेरे विज्ञापन का आश्चर्यजनक परिणाम निकला। कुल मिलाकर 50 ऐसे लोग हैं जो नीलामी के जरिए मेरी आत्मा की खरीदने की इच्छुक हैं।
50 लोगों को मैंने अपनी तंत्र प्रयोगशाला में निमंत्रित किया। पहली नीलामी से आत्मा की बिक्री सिर्फ 2 दिन तक वैध रहेगी। तीसरे दिन आत्मा स्वतः ही उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएगी जो नीलामी में दूसरे नंबर की बोली देगा। फिर ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा। बीच में अगर कोई ऊंची बोली लगाता है तो आत्मा फिर उसे ही ट्रांसफर होगी। आत्मा के प्रदर्शन ने सबको हिलाकर रख दिया। आप लोग मेरी आत्मा को देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसी है जैसी काले शीशे में दिखती आपकी अपनी परछाई। आत्मा ऊर्जा का रूप होती है। इस ऊर्जा का प्रयोग आप किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। किसी को भयभीत करने के लिए, किसी का खून करने में, किसी को किडनैप करने में, कोई बैंक लूटने में, किसी को पागल बनाने में या मिनिस्टर बनाने में। मेरी आत्मा वापस मेरे शरीर में चली गई। मेरी आत्मा सब कुछ कर सकती है, तो बोली आरंभ की जाए। आत्मा की बोली 5 लाख रुपयों से शुरू होगी। अगर ये मजाक या तमाशा हुआ तो तुम बहुत पछताओगे, अन्यथा 10 लाख पाओगे। मैं 10 लाख की बोली देता हूँ। 10 लाख, गुड। बोली ऊपर जानी चाहिए। करोड़ों की आत्मा की बोली सिर्फ 10 लाख में नहीं। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3। बोली समाप्त हो गई। सब लोगों के जाने के बाद 1 करोड़ रुपए कैश दोगे, ड्राफ्ट से या चेक से? इनमें से किसी से भी नहीं। तो फिर जूतों से पिटाई करके दूंगा। तुझे अपनी ठंडी आंख से बांधूंगा और जिंदगी भर बांध कर रखूंगा, ताकि तू जो करने की सोच रहा था दोबारा ना सोच पाए। ये मेरे हृदय को भींच रही है। कौन हो तुम? मैंने किसी इंसान के शरीर से आग निकलते नहीं देखी। तूने ठीक समझा, मैं मुर्दा हूँ। मुर्दा एंथोनी गुंजाल्वेज। वो मुझे तड़पता छोड़कर चला गया। वो आग मुझे कई महीनों तक तड़पाती रही। आखिर अपनी तंत्र मंत्र शक्ति से ही मैं उस ठंडी आग को शांत कर पाया, मगर इस घटना के कारण मैं दोबारा अपनी आत्मा की नीलामी की सोच भी नहीं सका। उस मुर्दे ने हमें बहुत सताया है, अब हम उसे सताएंगे, मगर कैसे? तुम सबकी कहानियां सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि एंथोनी को गोलियां नहीं मार सकती। वो टेलीपोर्ट हो सकता है, आग उसे जला नहीं सकती। उसका एक घुसा दुश्मन के दांत उसके पेट में पहुंचा सकता है। उसकी ठंडी आग इंसान के हृदय को जकड़ देती है। उसे खत्म करने के लिए अब हमें अपनी जो भी योजना बनानी है, उसकी इन्हीं शक्तियों को ध्यान में रखकर ही बनानी है। तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। कौन कौन है यहाँ? मुझे तो तुम पहचान ही गए होगे। मुर्दा एंथोनी, तुम लोग फालतू की बातों में अपना सिर ना खपाओ और अपने घर जाओ। देखो, वो रहा पीपल का पेड़, तुम्हारा नया घर। पीपल का पेड़? हम पेड़ पर कैसे रह सकते हैं? तो आत्माएं और कहां पर रहती हैं? आत्माएं? हम तो जिंदा हैं। हकीकत यह है कि तुम चारों मर चुके हो, मगर तुम में बदले की भावना इतनी प्रबल हो चुकी है कि अभी भी तुम्हें अपनी अपनी मौत का एहसास नहीं हो पा रहा है। वास्तव में थुंगपा की मौत मेरे हाथों दी गई फांसी में ही हो गई थी। कठोर सिंह यादव गटर की जहरीली गैसों में मारा गया था। हीरालाल आग में जलकर मर गया था और जय की ठंडी आग में जकड़कर। अगर तुम लोगों का यकीन नहीं होता तो जाकर देख लो। तुम लोगों के घरों में तुम लोगों की जो तस्वीरें हैं उन पर मालाएं टंग चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है तो पीपल के पेड़ पर उल्टा लटक कर देख लो। ये काम सिर्फ आत्माएं ही कर सकती है। देखा, ये सच कह रहा है। एंथोनी का अब वहां पर कोई काम नहीं बचा था। बेचारे। चला प्रिंस, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं एंथोनी। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और ये कहानी कुछ ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं लगी, लेकिन फिर भी कैसी लगी आप लोग इसके बारे में ज़रूर से कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।